हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ग्रैंड वेलकम है साथियों। जैसा कि आपको पता है कि 26 अप्रैल को जेपीएससी के द्वारा जेट का एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है और अभी आपके पास सीमित समय है, मुश्किल से 14 डेज बचे हुए हैं। इस समय में आपको क्या करना चाहिए? इस समय में मैं बार बार कहता हूं, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए, मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, क्योंकि यही आपकी तैयारी को परफेक्शन के साथ धारदार बनाएगा। क्योंकि आपने जितना पढ़ना था पढ़ लिया है, अब उसको किस प्रकार यूज करेंगे विद इन टाइम फ्रेमवर्क में, वो ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए सबसे अच्छा रास्ता है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप जितना ज्यादा बनाएंगे तो उसका सीरीज हमने स्टार्ट कर दिया है। और आपको पता है जेट पेपर 1 में टोटल 10 यूनिट होते हैं, तो यूनिट 1 का ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए रेडी है। यूनिट 1 का प्रैक्टिस सेट आपके लिए यहाँ पर रेडी है और अब आपको एवरीडे प्रैक्टिस सेट मिलना है। पढ़ाई हो गया, अब टेस्ट दीजिए, है ना। टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कीजिएगा तो समझिए आपकी तैयारी अच्छी है। यहां पर हमारा टारगेट है कि पेपर 1 में आपको 80+ स्कोर दिलाना है, क्योंकि हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में संभावित आएंगे, हूबहू आएंगे, है ना। तो वही हमारा प्रयास है। और इसके तहत मैं आपको बताना चाहूं, अगर आप चाहते हैं पूरा इसी प्रकार का क्लास आपको एक वेल फ्रेमवर्क में मिल जाए कि ज्यादा से ज्यादा हम अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स देकर प्रैक्टिस सेट करें, तो एग्जाम फाइटर नंबर 1 जो हमारा ऐप है ना, वहां पे प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दी गई है और ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिलेगा। ठीक है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा तो आपको इस प्रकार का वहां पर दिख जाएगा, इस प्रकार का यहां पर दिख जाएगा। मैं दिखा दूं, अगर आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो ऐप में आपको इस प्रकार, कौन सा ऐप है देख लीजिए ऊपर में, एग्जाम फाइटर नंबर 1 हमारा ऐप है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहां पर देखिए नंबर 2 पे क्या है, जेपीएससी जेट मॉक टेस्ट सीरीज। ठीक है, यहां पर आपको 500 एमसीक्यू मिलेगा। मैं इसे थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा दूं, यहां पर आपको कितना एमसीक्यू मिलेगा, 500 एमसीक्यू मिलेगा। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज का संग्राम नहीं, ये टेस्ट सीरीज का महासंग्राम है साथियों। अगर आपकी तैयारी 0 है तो ये 500 एमसीक्यू को जरूर आप रट लीजिएगा, क्योंकि ये पूरा सिलेबस को कवर करता है। जो 10 यूनिट है ना, ऑल 10 यूनिट जो दिया गया है, पूरा सिलेबस पेपर 1 का, उस पूरे यूनिट का एक प्रकार का शॉर्ट रिवीजन है, पूरे यूनिट को कवर करता है। इस टेस्ट सीरीज में आप जरूर पार्टिसिपेट लगाएं, 100% सिलेबस कवर होता है, यानी पेपर 1 का पूरा कोई टेंशन आपको नहीं रहेगा। और बता दें यहाँ पे आपको कितने एमसीक्यू मिल रहे हैं, 500। और ये एमसीक्यू 500 नहीं बल्कि मैं इसको 2000 बताऊंगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का आंसर भी दिया गया है और डिटेल एक्सप्लेन के साथ, है ना। डिटेल एक्सप्लेन किया गया है, यानी उस एक्सप्लेन में भी बहुत सारे आपको प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप अगर चाहते हैं बिल्कुल पेपर 1 में 80+ स्कोर लाना, इस मॉक टेस्ट सीरीज से जरूर जुड़िए। और वैसे यूट्यूब पर आपको एवरीडे अवेलेबल हो जा रहा है, यूट्यूब पे आपको एवरीडे यहाँ पर हम उपलब्ध करा रहे हैं। और अब हम लोग यूट्यूब पे एवरीडे आपके लिए टेस्ट लेकर आ रहे हैं। अभी हम यूनिट 1 का एक टेस्ट आपके साथ शेयर करेंगे और यूनिट 1 का टेस्ट आप लोग हमारे साथ बनाइएगा। ठीक है, ये यूनिट 1 का हमारा पहला टेस्ट स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये यूनिट 1 का हमारा पहला टेस्ट है और इसको आप बनाइए हमारे साथ, ये बनाइए। चलिए, मैं आंसर बताऊंगा, इसके पहले मैं प्रयास करूंगा आप आंसर खुद भी इसके लिए रेडी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को बनाने का। क्या है, शिक्षण के चिंतनशील स्तर। पहला प्रश्न है, शिक्षण के चिंतनशील स्तर यानी रिफ्लेक्टिंग लेवल ऑफ टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तथ्यों को याद रखना, जानकारी का अनुवाद करना, छात्रों में समस्या समाधान की क्षमता विकसित करना, या शिक्षक के निर्देशों का पालन करना। तो शिक्षण के चिंतनशील स्तर का क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग लेवल ऑफ टीचिंग में क्या होता है, छात्रों के
समस्या समाधान की क्षमता विकसित करना। छात्र इस लेवल पे, ये तीसरा लेवल ऑफ टीचिंग होता है जहां पे हाई लेवल ऑफ टीचिंग इसको कहा जाता है, शिक्षण का उच्चतम स्तर कहा जाता है। और यहाँ पर शिक्षार्थी जो होता है, लर्नर्स, वो चिंतन करने लगता है, विश्लेषण करने लगता है, एनालिटिक्स थिंकिंग उसके अंदर आ जाती है। ठीक है, तो यानी छात्र समस्या समाधान की क्षमता छात्रों में यहां पर विकसित होती है। तो सी नंबर इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या बन रहा है? सी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, और ये क्लास अब एवरीडे चलेगा यूट्यूब पे। ठीक है, यूट्यूब पे चलेगा, और आपको पूरा सेट चाहिए, है ना, अच्छे से एक्सप्लेन के साथ, तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, दूसरा है स्वयं। स्वयं प्लेटफॉर्म किसके द्वारा विकसित किया गया है? आपको पता है स्वयं प्लेटफॉर्म कब विकसित किया गया था? 2017 में। 2017 में, जब उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था स्वयं प्लेटफॉर्म। तो कहा गया है कि यह किसके द्वारा विकसित किया गया है ना, कौन सा मंत्रालय के द्वारा या कौन सा कंपनी के द्वारा? तो देखिए, ऑप्शन है MHRD और AICT, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, UGC और CSIR, IIT बॉम्बे और केवल इन्फोसिस। क्या होगा ये होगा राइट आंसर MHRD, यानी क्या हो गया? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी अब इसको क्या बोलते हैं? शिक्षा मंत्रालय। और दूसरा है AICT, दोनों के संयुक्त प्रयास से AICT क्या हो गया? ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, और AICT के द्वारा 2017 में स्वयं पोर्टल विकसित किया गया था, जो कि महत्वपूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में यह अपना कार्य कर रहा है। और चलिए आगे हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपका है निर्माणात्मक मूल्यांकन, यानी इवोल्यूशन जो होता है, तो इसमें फॉर्मेटिव इवोल्यूशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? फॉर्मेटिव इवोल्यूशन कब होता है? आप पहले समझिए, एग्जाम्स वगैरह आप देते होंगे, बच्चे अगर छोटे बच्चे पढ़ते हैं तो आप देखेंगे बीच बीच में उसका एग्जाम्स होता है ना, हाफ ईयरली क्वार्टरली एग्जाम होता है ना, तो वही है फॉर्मेटिव इवोल्यूशन। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? छात्रों को ग्रेड देना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार के लिए निरंतर फीडबैक देना, सत्र के अंत में छात्र के प्रदर्शन की जांच करना, या अगली कक्षा में पदोन्नत करना यानी प्रमोट करना। तो साथियों, ये बीच में लिया जाता है ना, मिडिल में, यानी क्वार्टर में या हाफ ईयरली में। तो यह क्या होता है? निरंतर फीडबैक देना, या निरंतर फीडबैक देता है कि मान लीजिए फर्स्ट टर्म एग्जाम में कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो उससे एक प्रकार से कहते हैं फीडबैक देने का काम करता है। यहाँ से फीडबैक मिल जाता है कि आगे क्या करना है ताकि बच्चे आगे अच्छा परफॉर्म कर सके। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होगा। ये जो सत्र के अंत में है, ये तो समेटिव एवोल्यूशन होता है, ये समेटिव नहीं है, फॉर्मेटिव हमारा। तो ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा आप वहां पे कमेंट सेक्शन में, तो आपको जो भी क्लियर अगर आपका नहीं हो तो क्लियर किया जाएगा कॉन्सेप्ट को। लेकिन बिल्कुल चुपचाप नहीं रहना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है ना। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए, शिक्षण की अनुमानी विधि, शिक्षण की अनुमानी विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग, ये क्या है ना, और इसके प्रतिपादक कौन? आपसे यहाँ पूछा गया प्रतिपादक। शिक्षण की अनुमानी विधि ह्यूरिस्टिक मेथड के प्रतिपादक कौन है? किसने यह मेथड दिया है? ये होता क्या है बेसिकली? ये होता है, पहले इसको समझिए, यहाँ पे बच्चे ना खुद एक्टिव रहते हैं और वो अपने ललक, अपने जिज्ञासा के माध्यम से खुद कर सीखते हैं। ठीक है, अनुमानी विधि में। ठीक है, तो इस विधि को किसने प्रतिपादित किया था ये पूछा जा रहा है। हर्बर्ट स्पेंसर, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, जॉन डीवी, B.F. स्किनर। तो अनुमानी विधि या ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग दिया था H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही है, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो बी नंबर आपका सही हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से, एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगमकर्ता लर्नर की शैक्षणिक विशेषता है? किसी लर्नर की शैक्षणिक विशेषता इसमें से कौन सी है? ठीक है, उसकी शैक्षणिक विशेषता क्या है?
शैक्षणिक विशेषता कौन सा ऑप्शन है? व्यक्तिगत स्वार्थ, पूर्व ज्ञान, है ना, प्रियर नॉलेज, सामाजिक पृष्ठभूमि या धार्मिक विश्वास। किसी लर्नर्स यानी सीखने वाला जो होता है, लर्नर्स अधिगम करता कि शैक्षणिक विशेषता क्या होगी, शिक्षण के क्षेत्र में उसकी जो विशेषता है किससे आएगा? उसका पहले का नॉलेज से ना आएगा। आपके अंदर क्या नॉलेज है, आप किसी बड़े कॉलेज में जाते हैं या किसी नए स्कूल में कोई बच्चा जाता है तो उसकी वहां विशेषता नहीं, उसकी जाति नहीं, उसका समाज नहीं, उसका धर्म मायने रखता है, बच्चा पहले से कितना जान रहा है, नहीं उसका पूर्व ज्ञान कितना है। तो प्रियर नॉलेज जो है ना, ये यहाँ पर इसका मुख्य विशेषता है लर्नर्स का। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सबसे सटीक आंसर है, सही आंसर है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ब्लूम के वर्गीकरण, है ना, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑलवेज इंपॉर्टेंट है आपके लिए पेपर 1 के लिए। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र का सबसे निचला स्तर क्या है? ठीक है, यानी संज्ञानात्मक क्षेत्र का सबसे निचला स्तर क्या होगा? यानी आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति आ रही है, संज्ञानात्मक क्षेत्र विकसित हो रहा है, इसका सबसे निचला स्तर क्या होगा? विश्लेषण? नो, क्योंकि किसी चीज का विश्लेषण कब कीजिएगा आप? मान लीजिए आपको जीएसटी या तो अभी हमारा जो बजट है ना इस बार का, उस पर आपको दिया है कि आप उसका विश्लेषण कीजिए। विश्लेषण कब कीजिएगा? जब आपके पास ज्ञान होगा, है ना, तब ना विश्लेषण कीजिएगा। ये तो नहीं हो सकता है। संश्लेषण भी ऐसे ही जुड़ा हुआ चीज है, वो भी नहीं आएगा। अभी कि यहाँ पर है मूल्यांकन, मूल्यांकन तो सबसे बाद का चीज है, यानी राइट आंसर हमारा सी जा रहा है। नॉलेज सबसे निचला स्तर पूछा गया है ना, सबसे उच्चतम स्तर पूछा जाएगा तब ये सब सोचेंगे। संश्लेषण विश्लेषण सबसे ऊपर में आएगा, ये ऊपर में आएगा, मूल्यांकन सबसे ऊपर में चला जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर पूछा गया है सबसे निचला। सबसे निचला है कि आपके अंदर क्या ज्ञान है, आप कितना जान है। जैसे हमने बजट के बारे में आपको विश्लेषण करना है तो पहले आपको बजट का ज्ञान होना चाहिए। बजट है क्या, बजट में कौन कौन सी चीजें होती है, बजट में कौन कौन सा डिपार्टमेंट में कितना फंड दिया गया, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे निचला स्तर है नॉलेज। ठीक है, ज्ञान। ऑप्शन सी जो है ना आपके यहाँ पे बिल्कुल सारे राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही फेमस है, आप सभी इससे परिचित होंगे। अभी चल रहा हर एक कॉलेज में, क्या चल रहा है ना, हर एक यूनिवर्सिटी में सीबीसीएस सिस्टम चल रहा है ना। सीबीसीएस, इसको क्या करते हैं फुल फॉर्म में? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है। ओके, तो फुल फॉर्म को देख लीजिए, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू किया गया है यूनिवर्सिटीज में। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ना, लाभ क्या है? यहाँ पे इसका कहना है शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर ध्यान देना, ये है क्या? छात्रों को अंतर विषय यानी इंटर डिसिप्लिनरी सब पाठ्यक्रम चुनने की अनुमति देना, परीक्षा के डर को कम करना, या केवल व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए उपयोगी है। तो किसके लिए भाई, ये किसके लिए होगा? यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर इंटरडिसिप्लिनरी पाठ्यक्रम को चुनने में मदद देता है। मान लीजिए हम अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो हम ऐसा विषय भी चुन सकते हैं अपने कोर्सेस के दौरान कि वो विषय आर्ट्स का हो या साइंस का हो, यानी एक साथ हम आर्ट्स साइंस दोनों पढ़ सकते हैं। ये सीबीएसई सिस्टम का मुख्य लाभ हुआ है। ठीक है, सबसे बड़ा लाभ है ये। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रभावी शिक्षण में की बिहेवियर, प्रभावी शिक्षण में की बिहेवियर कौन सा माना जाता है? अगर इफेक्टिव टीचिंग होगा तो उसका सबसे की बिहेवियर, सबसे मुख्य जो बिहेवियर है वो क्या, किसको मानेंगे? छात्रों के विचारों का उपयोग करना, संरचना बनाना, निर्देशात्मक विविधता, या पूछताछ करना। सबसे इसमें की, ये सब भी जरूरी है ना, ये सब भी जरूरी है। छात्रों के विचारों का उपयोग करना जरूरी है और बाद बाकी चीजें भी जरूरी है, लेकिन सबसे प्रभावी पूछा जा रहा है की बिहेवियर, सबसे मेन है ना, सबसे मुख्य क्या है? यहाँ पर हम लोग संरचना बनाना। जब भी आप टीचिंग करें ना, जैसे मैं टीचिंग करता हूँ तो मुझे सबसे पहले स्ट्रक्चरिंग करना चाहिए, है ना, संरचना बनाना चाहिए, हम कैसे बनाएंगे। लेकिन वो अगर आप करते हैं ना तो आपका शिक्षण क्या होगा? प्रभावी होगा। अगर आप स्ट्रक्चरिंग नहीं करते हैं तो आपका शिक्षण प्रभावी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बी नंबर यहाँ का की बिहेवियर है प्रभावी शिक्षण का। ठीक है, संरचना, स्ट्रक्चरिंग।
चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, आप प्रयास कीजिएगा हमारे बताने से पहले आप आंसर कर पाए, ठीक है। एक शिक्षक जो कक्षा में चर्चा के दौरान छात्रों को प्रोत्साहित करता है वह किस प्रकार के सुदृढ़ीकरण, ठीक है, रेनफोर्समेंट का उपयोग कर रहा है। वह क्या कर रहा है, बच्चे को क्या कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, बच्चे को क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है। तो यह किस प्रकार का है, मोटिवेट करना। ऑलवेज क्या होगा, अच्छा बात है ना, तो नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, ये सही है। कोई नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। दंड, ये दंड कैसे होगा, हम उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, बिल्कुल आसान था सा, ये ऑप्शन बी होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट ही नहीं है। कोई भी, जब भी आप किसी को भी कहीं पर भी मोटिवेट कर रहे हैं ना, प्रोत्साहित करें, वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और विशेषकर कक्षा के सेंस में तो और अच्छा होगा। शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है। हम लोग टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या हमारा लॉजिक काम करता है। आप सोचिए, हम लोग शिक्षण सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आज डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, क्यों कर रहा हूँ, पहले मैं मोबाइल का ही इस्तेमाल कर रहा था, मोबाइल से आप सभी को पढ़ा, लेकिन टीचिंग एड्स मैंने इसको लिया, क्यों लिया, कक्षा को सुंदर बनाने के लिए, शिक्षक का काम कम करने के लिए, या अवधारणाओं को स्पष्ट और रोचक बनाने के लिए, छात्रों को डराने के लिए। क्या आपको डराने के लिए हमने किया ये, नो। क्या हम, मेरा काम कम हो गया, अब क्या इससे मेरा काम कम हो गया, नहीं भाई, इससे मेरा काम और बढ़ गया, अब हम बड़े स्तर पे काम कर पा रहे हैं, ये भी नहीं होगा। कक्षा को सुंदर, सुंदर तो बन रहा है, लेकिन सिर्फ हमारा गोल वो नहीं है, यहाँ पे मेन है अवधारणाओं को यानी कॉन्सेप्ट को स्पष्ट और रोचक बनाने के लिए। जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो स्पष्ट हो, इंटरेस्टिंग हो, इसीलिए हम लोग टीचिंग एड्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आपका शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, मुख का पूर्ण रूप क्या है। स्वयं के साथ साथ मुख भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मुख का फुल फॉर्म, मैं बार बार कहता हूं, फुल फॉर्म आपसे स्वयं का, मुख का याद कर लेना है, रट लेना है, डायरेक्ट प्रश्न आता है, और एक बार नहीं, ये बार बार पूछा जाता है। यहाँ फिर से प्रश्न आपके लिए प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, मीडिया ऑनलाइन ओपन कोर्सेस, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, या मॉडर्न ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव कोर्सेस, या मैसिव ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन सेंटर। तो क्या है, तो मुक्स का फुल फॉर्म होता है बी नंबर, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, ठीक है, बी नंबर याद रखिए, इसको पूरी तरह रट लीजिए, है ना, बिल्कुल रट लेना है, फुल फॉर्म वाले को एकदम रट लेना है, जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके अंदर। अगला है किशोर शिक्षार्थियों, किशोर शिक्षार्थियों, एक मिनट, हाँ ठीक है, दिख रहा पूरा। किशोर शिक्षार्थियों की मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। जो किशोर शिक्षार्थी है उनके मन में क्या चलते रहता है, मुख्य विशेषता क्या है, ठीक है, माता पिता पर पूर्ण निर्भरता, पहचान का संकट, मूर्त सोच का अभाव, या सामाजिक अलगाव। इसको देखिए, किशोर जो एज होता है उसको कब कहाँ बोला, 12 से जो 18 ईयर के बच्चे होते हैं उसको कहते हैं किशोर, है ना, उसी कहते हैं किशोर। इस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, इस एज ग्रुप के बच्चे के लिए मनोवैज्ञानिक विशेषता पूछा गया है ना, कि मुख्य मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या होता है, माता पिता पर पूर्ण निर्भरता, ये तो मनोवैज्ञानिक नहीं है ना, ये मनोवैज्ञानिक मन में उसका क्या चलता है। तो इसका सबसे राइट आंसर हो रहा है पहचान का संकट। मैं इसको एग्जांपल तो समझाऊंगा। इस एज में जो बच्चे जो है ना, वो क्या चाहते हैं ना, आप भी अपना एज को याद कीजिएगा, आप फ्रीडम चाहते थे उस एज में, है ना। घर में अगर बाइक है, आप सोचिएगा बाइक हम चलाएं, बाइक लेके घूमें, कार है तो कार लेके घूमें, लेकिन मम्मी पापा क्या बोलेंगे, नहीं तुम अभी बड़ा नहीं हुआ है, यानी इसके सामने पहचान का संकट, इसको लगता है मैं बड़ा हो गया हूँ, है ना, मैं बड़ा हो गया, मैं हर कुछ कर सकता हूँ। इस एज में आपको लगता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बड़ा हो गया हूँ, लेकिन फिर समाज आपको कहता नहीं तुम छोटे हो, है ना, तुम छोटे हो, तुम्हारा 18 ईयर नहीं है, तुम एडल्ट नहीं बने हो, यानी उसको पहचान का संकट होता है, उसको लगता है कि मैं बड़ा हो गया हूं, लेकिन समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, यानी उसके सामने मनोवैज्ञानिक रूप से उसको पहचान का संकट रहता है ना, आइडेंटिटी क्राइसिस उसका इस प्रकार का मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिक विशेषता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है ये, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, ठीक है। नैदानिक मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन कब किया जाता है। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन, नैदानिक
मूल्यांकन कब किया जाता है? डायग्नोस्टिक मूल्यांकन कब किया जाता है? कब किया जाता है? शिक्षण की शुरुआत में, शिक्षण के दौरान अधिगम की कठिनाइयों का पता लगाने के लिए, या सत्र के अंत में, या परीक्षण या वार्षिक परीक्षा के बाद। ये देखिए परीक्षा के बाद डायग्नोस्टिक मूल्यांकन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम लोग इसको शिक्षण के दौरान ही करते हैं। शिक्षण के दौरान अधिगम की कठिनाइयों का पता लगाने के लिए डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या था? बीच में, शिक्षण के दौरान, टीचिंग के दरमियान में ही हम लोग निदानिक मूल्यांकन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते हैं। ये इसका टाइमिंग है, ठीक है। सत्र के अंत में नहीं, वार्षिक परीक्षा के बाद नहीं, और शुरुआत में भी नहीं, मिडिल में, बीच में, ठीक है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पीवाईक्यूज आपके लिए रेडी है, और ये सब भी ऐसे प्रश्न है ना, ऑलवेज इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू से बार बार आते हैं। अगला है शिक्षण का स्मृति स्तर, है ना, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग किसके द्वारा दिया गया? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है? शिक्षण का प्राथमिक स्तर है, सबसे निचला स्तर है, जहां पर बच्चों को पहले याद कराया जाता है, रटाया जाता है। तो यह किसके द्वारा दिया गया है? ठीक है, आपका हर्बर्ट के द्वारा, मॉरिसन, हंट या पियाजे के द्वारा। ये दिया गया है आपके लिए हर्बर्ट महोदय के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, बिल्कुल रट लेना होगा। शिक्षण का स्मृति स्तर किसने दिया है? हर्बर्ट ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब क्या हो गया? करके सीखना, है ना। अगर हम कोई बच्चा सीख रहा है, वो करके, कोई काम को प्रैक्टिकली करके सीखेगा। इस पर आधारित कौन सा विधि है टीचिंग का, जिसमें बच्चे कर सीखते हैं? इसका कौन सा एग्जाम्पल है? व्याख्यान विधि, नो। प्रदर्शन विधि, नो। प्रोजेक्ट विधि। आप बताइए, प्रोजेक्ट आप आज न कल बनाए ही होंगे लाइफ में, तो प्रोजेक्ट विधि में क्या करते हैं? आप खुद ही करते हैं ना, आप करके सीखते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, बहुत मेहनत से बनाते हैं प्रोजेक्ट, यानी लर्निंग बाय डूइंग हो रहा है। यहाँ पे आप सीख रहे हैं करके, प्रोजेक्ट बना बनाकर सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका सी नंबर इसका बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल है, सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? माइक्रो टीचिंग जो अभी चल रहा है, ये पूरा कह सकते हैं ये मॉडर्न अभी चल रहा है, माइक्रो टीचिंग, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों का ज्ञान बढ़ाना, शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल्स का विकास करना, पाठ्यक्रम पूरा करना, अनुसंधान बनाए रखना। ठीक है, ये एक्चुअली ना टीचर्स के लिए होता है, ठीक है। ये किसके लिए होता है? टीचर्स के लिए। टीचर्स के लिए एक प्रकार से ट्रेनिंग है ना, ये टीचर के लिए होता है। टीचर को ट्रेनिंग दिया जाता है ना, छोटे स्तर का क्लासेस के लिए, ठीक है। 5 से 10 मिनट का ही क्लास होता है माइक्रो टीचिंग, 5 से 10 मिनट, और यहाँ बच्चे भी रहते हैं, 5 से लेकर 10 के बच्चे भी रहते हैं, उससे ज्यादा बच्चे भी रहते हैं, इसलिए इसको छोटे स्तर का टीचिंग कहा गया। माइक्रो टीचिंग अभी पूरा चल रहा है, ठीक है। माइक्रो टीचिंग में क्या होता है? हम किसी छोटे चीज को लिए 5 मिनट का एक क्लास लिए, मान लीजिए हमको बच्चे को टेबल याद करना, तो टेबल याद करने का हमने ट्रिक बता दिया, बिल्कुल अलग तरीके से 5 मिनट का 5 बच्चे को लेकर बता दिया, ज्यादा लंबा नहीं होता है। इसी को कहते हैं माइक्रो टीचिंग है। ये अभी ट्रेनिंग दिया जाता है अभी नए नए टीचर्स को, यानी छात्रों का ज्ञान बढ़ाना बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि वह शिक्षण कौशल, है ना, टीचिंग स्किल्स का विकास करना, किसमें? टीचर्स में। ये इसका कह सकते हैं मुख्य उद्देश्य। बी नंबर, शिक्षण कौशल का विकास करना, टीचिंग स्किल्स का डेवलपमेंट करना। एक प्रभावी शिक्षक वह है, प्रभावी शिक्षक कौन कहलाएगा? छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, कक्षा में कड़ा अनुशासन रखता है, बहुत अधिक जानकारी देता है, या कम समय में अधिक पढ़ाता है। कम समय तो क्या होगा? जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है वो होगा एक प्रभावी शिक्षक, जो खुद छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करे, छात्र खुद ही सीखने के लिए प्रेरित हो, ठीक है। छात्र खुद सीखने का जिज्ञासा उसके अंदर जगे, बाद में वो शिक्षण के प्रति उसका रुचि बढ़े। तो सबसे बेस्ट होगा ए नंबर ऑप्शन, आपका सबसे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, विद्यार्थी केंद्रित, स्टूडेंट सेंटर्ड, विद्यार्थी केंद्रित स्टूडेंट सेंटर कक्षा का अर्थ क्या है? स्टूडेंट सेंटर्ड कक्षा का क्या अर्थ है? जहां शिक्षक सक्रिय हो, जहां विद्यार्थी केंद्रित होगा, शिक्षक तो केंद्रित नहीं होगा, जहां छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को प्राथमिकता जाए, जहां कोई पाठ्यक्रम ना हो, जहां केवल खेलकूद हो, ये नहीं,
जहां छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को प्राथमिकता, यानी किस छात्र की क्या समस्याएं हैं पढ़ने में उसको ध्यान दिया जाए, ऐसा अगर शिक्षण है, इसको हम लोग बोलेंगे स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन, स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग। ठीक है, तो बी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, जिज्ञासा, जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी जिज्ञासा शिक्षार्थी का कैसा गुण है? आपके अंदर जिज्ञासा है किसी विद्यार्थी के अंदर, तो वो कैसा गुण है? सामाजिक है, समाज से इसको कोई मतलब नहीं, आपका समाज की जिज्ञासा नहीं है, आपकी जिज्ञासा अपनी है। भावनात्मक है, नहीं, इसको भावना से भी लेना है। संज्ञानात्मक है, कॉग्निटिव है, तो जी हाँ ये है। नैतिक, जी हाँ ये नैतिक भी नहीं है, ये हमारा खुद का ज्ञान है, संज्ञान है ना, संज्ञात्मक गुण है ये हमारा। जिज्ञासा अगर किसी बच्चे के अंदर है तो वो उसका सामाजिक भी नहीं है, भावनात्मक भी नहीं, नैतिक भी नहीं है, बल्कि संज्ञात्मक यानी कॉग्निटिव, ये इसकी विशेषता है। ठीक है, ये ऐसा गुण है ये, तो आपका सी नंबर राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अप्रत्यक्ष निर्देश, अप्रत्यक्ष निर्देश यानी इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में क्या शामिल है? इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं करा है, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में क्या शामिल है? व्याख्यान, प्रदर्शन, समस्या समाधान और पूछताछ और डिक्टेशन। ये देखिए ये सभी क्या है? व्याख्यान अगर लेक्चर टीचर दे तो डायरेक्ट हो रहा है, प्रदर्शन को दिखा रहा है डायरेक्ट हो रहा है, डिक्टेशन हम करें ये भी डायरेक्ट हो रहा है। लेकिन हम कोई समस्या का समाधान करने दे दिए और बाद में पूछताछ की, यानी इनडायरेक्ट रहा, वहां हम डायरेक्ट नहीं है, अप्रत्यक्ष है। तो यानी सम प्रॉब्लम सॉल्व करने दे दिए और टीचर कहाँ चला गया? साइड चला गया, बाद में पूछताछ कर लिया, ये हो गया इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं ये PYQs आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा और आप चाहते हैं पूरा कंप्लीट मिले इस प्रकार का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर आप चाहते हैं आपको कंप्लीटली मिले तो आपको मैं रास्ता बता रहा हूं। आपको करना क्या है? आपको छोटा सा काम करना है, और वो छोटा सा काम क्या करना साथियों, तो आपको एक रास्ता बता रहा हूं जहां से आप इस प्रकार के बहुत से PYQ मिल जाएंगे आपको, और बिल्कुल टाइम फ्रेमवर्क में आप वहां पर प्रैक्टिस सेट बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, अपना स्कोर चेक करते हैं, आपका रिजल्ट भी यहां पर दिया जाएगा। ये है टेस्ट सीरीज का महासंग्राम, जो कि हमारे ऐप एग्जाम फाइटर नंबर पर चल रहा है, जेट पेपर 1 का। यहां आपको मिल जाएंगे 500 मोस्ट रिपीटेड MCQ, जो पूरा सिलेबस को यहां पर कवर करता है। ठीक है, पूरा सिलेबस एक प्रकार से आपका रिवीजन हो जाएगा, और यहाँ अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, आपका रिजल्ट आएगा, 1 घंटे का टाइम फ्रेमवर्क है, उसी के अंदर बनाना है। 100% सिलेबस, 10 यूनिट जो होते हैं ना, 10 यूनिट को कवर किया जाएगा। तो इसके लिए रास्ता क्या है? इसके लिए रास्ता मैंने बता दिया। इस वीडियो के नीचे हमारा जो एप्लीकेशन है एग्जाम फाइटर नंबर का, इसका लिंक है, वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन पे जाइएगा, ये कोर्स आपको 2 नंबर पे लिस्टिंग में 2 नंबर पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये तो रहा। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत, यहाँ पे हमारा नंबर है 7541840154, इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। कोई टेक्निकल समस्या हो तो आप हमसे बात कर लीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना साथियों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।